नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम वो सुखद और उत्साहवर्धक समाचार हम सभी अपने आदरणीय भारतीय अवाम से साझा करना चाहेंगे कि गुजरात में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं और वो पेशे से अधिकांश जो है वो व्यापारिक वर्ग है। एक परसों के वीडियो में एक विनती की गई थी खास करके अपने व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों से कि चीन हमारा दुश्मन है और हर तरह से दुश्मन है। चीन जो है वो इसके पहले मोदी सरकार के पहले जो है वो बराबर जो है घुस जाया करता था। चीन की सीमा के साथ कोई सड़क नहीं थी, कोई प्रतिरोध नहीं था। जब चाहता था वो घुस जाया करता था। जो उस गद्दार नेहरू ने सन 62 की लड़ाई के जरिए हमारे देश की 42,000 वर्ग मील जो है वो अब हमारे देश के लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन के रूप में दुश्मन चीन के हाथों में सौंप दिया, जो सौंप करके अपने मुल्क के खिलाफ जो उसने गद्दारी की और उसके बाद उसके बाद वाली जो सरकारें हैं जीएनपीसी की, उन्होंने सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाई और विशेष करके ये राहुल गांधी जो है अपनी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी या कांग्रेस के साथ जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वुहान में समझौता किया और उस समझौते की गवाह रही उसकी माँ जो वो भी इस देश की गद्दार है, तो वो गवाह रही और इन सबों ने समझौता करके जो है एक तो चीन की सीमा के साथ कोई सड़क नहीं बनाई ताकि चीनी सैनिक हमारे देश में घुसते जाए, उसको पूरा इंतजाम किया इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने। दूसरे जो है वो भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया। तो ये सर्वथा देश के दुश्मन रहे हैं, देश के गद्दार रहे हैं जीएनपीसी वाले। तो अब जो है जो सुनने में आ रहा है कि चीन के साथ जो हमारा दुश्मन चीन है, तो एक तो यह है कि जो है वो बाहर से माने मोदी सरकार के पहले वो बराबर घुसता चला आ रहा है। माने 42,000 वर्ग मील तो उस गद्दार नेहरू ने दिया सन 62 की लड़ाई के जरिए दुश्मन चीन को। उसके बाद जो है चीन की सीमा के साथ इन गद्दार जीएनपीसी वालों ने जो कि हमेशा सरकार में रहे कोई सड़क नहीं बनाई। वो मतलब कि चीनी घुसपैठ के लिए
पूरी सहूलियत, पूरी सुविधा दिया था चीन और चीन के सैनिकों के लिए। तो 10,000 वर्ग मील और घुसे। इसको राहुल गांधी, देखिए थोड़ा सा विषय भटक गए, लेकिन सारांश में हम बता रहे हैं, इसको गद्दार राहुल गांधी कभी नहीं करता है, बराबर ये झूठ बोलता रहा। और देखिए ये बिल्कुल विशेषता होती है, जो जिसका अपराधी होता है उस अपराध का आरोप उस पर लगने के पहले वो चिल्लाकर वही आरोप जो है, उसी अपराध का आरोप दूसरों पर बराबर वो लगाता रहता है। इस गद्दार राहुल गांधी को मालूम है कि इसके बाप के नाना ने जो है हमारे देश की खुद जमीन जो है दुश्मन चीन को सौंपी है 42,000 वर्ग मील। इस गद्दार राहुल गांधी को मालूम है कि इसकी सरकारों ने जो है कोई सीमा पर सड़क न बना करके जो है वो 10,000 वर्ग मील और घुसाया है। तो ये देश मैंने यानी चीन को अपनी जमीन सौंपने वाले ये खुद ही गद्दार हैं, जेएनपीसी वाले। अब इनकी ओर कोई आरोप न लगाए तो उल्टे ये मोदी जी के ऊपर और बीजेपी वालों के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं कि चीन घुस गया, चीन घुस गया, चीन घुस गया। और ये बीजेपी वाले जो है इस गद्दार राहुल को बचाने में इतने इतने कायर हैं, अकारी कहा जाएगा, कि जिन देश की गद्दारी के लिए राहुल गांधी जेएनपीसी जिम्मेदार है, वो उस अपराध के आरोप जो वो खुद ही लगा रहा है। राहुल गांधी जो खुद ही उसका अपराधी है, तो उल्टे उस अपराध का आरोप जो है इनके ऊपर लगा रहा है कि मोदी जी ने चीन को घुसाया। और बड़े आराम से जो है ये स्वीकारते हैं। यह देश को बर्दाश्त नहीं होता है, किसी भी देशभक्त को बर्दाश्त नहीं होता है। अब इनका राष्ट्रवाद तो इतना कष्ट दे रहा है कि यानी देश के दुश्मनों को किस बेहयाई से बचा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत विस्तार से बताने की जरूरत है, इसी की कमी है लोगों में। जो इनका राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों का जो है कि यानी राहुल गांधी जैसे देश के दुश्मनों को बचाने का, तो उसी जो इसने गद्दारी की राहुल गांधी ने वुहान में कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके और $800 मिलियन का रिश्वत भी लिया इसने राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया। तभी से यानी हमारे जो अर्थव्यवस्था में और खास करके चीन के साथ व्यापार को लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंची, काफी आघात पहुंचा। और चीन के साथ व्यापार जो है वो घाटे का व्यापार हो गया। मतलब कि जितना हम उसको निर्यात करते हैं उसका 10 गुना वो चीन हमको निर्यात करता है। और कौन? चीन, जो कि कट्टर दुश्मन है इस देश का, बराबर दावा करता है जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर। भारत को घेरने के लिए तमाम बार घेर रहा है। या 1 बेल्ट 1 रोड, ओबोर, और जो है एक और उसकी जो है वो परियोजना है। ओबोर तो है ही, सिल्क रोड, इस टाइप से। और इस देश में इन 2 देश के दुश्मन संगठनों को तैनात कर रखा है इस चीन ने, एक तो जेएनपीसी को और एक कम्युनिस्टों को। फंडिंग मिलती है चीन से। और एक अखबार है द हिंदू, शायद सुनने में आ रहा है कि वो द हिंदू अखबार कह रहा है कि जो हिंदू अखबार को नहीं पढ़ेंगे वो देशभक्त नहीं। चीन से फंडिंग लेने वाला, चीन के पक्ष में माहौल बनाने वाला, इस देश के साथ गद्दारी करने वाला, वो तो द हिंदू कह रहा है कि जो द हिंदू को नहीं पढ़ेगा वो देशभक्त नहीं है।
अब तो यही वक्त आया है ना, अब तो यही वक्त आया है केजरीवाल भ्रष्टाचार में आकर डूबा रहेगा। अब बोलेगा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जीएनपीसी इस देश को बांटने वाली, पाकिस्तान बनवाने वाली, अपने देश का ही जमीन जो है दुश्मन को देने वाली। और अब तो ये भी समाचार आ रहा है कि जो शेख हसीना आई हुई है, वहां की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उसने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि हम तो जिसमें ये माने पूरी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश इसका नाम पड़ा, तो वो शेख हसीना कह रही हैं कि हमारे पिता मुजीबुर रहमान ने भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था। यही गद्दार इंदिरा गांधी जो है बांग्लादेश को भारत में मिलने नहीं दिया। तो पूरा ये जो खानदान जो है, ये देश का बहुत बड़ा गद्दार है। नेहरू ने तिब्बत मैंने वो जो अक्साई चीन तो दिया ही, तिब्बत जो है भारत में मिलना चाह रहा था, तिब्बत को भी थमा दिया चीन को। नेपाल भी मिलना चाह रहा था, नेपाल को मिलने नहीं दिया। भूटान भी मिलना चाह रहा था, भूटान को भी मिलने नहीं दिया। सिक्किम को मिलना चाह रहा था तो सिक्किम को भी मिलने नहीं दिया। तो खैर बाद में सिक्किम जबरदस्ती मिला भारत में, उसका ये क्रेडिट लेते हैं ये गद्दार जीएनपीसी वाले। बर्मा भी मिलना चाह रहा था। तो इतने बड़े गद्दार हैं सब जीएनपीसी वाले। तो इसी के चलते चीन की अर्थव्यवस्था सन 80 के दशक में भारत के बराबर थी। इन जीएनपीसी वालों ने लूट करके और भारत का बाजार चीन के लिए खोल करके और चीन के साथ घाटे का व्यापार करके जो है अपनी अर्थव्यवस्था की तो रेल लगा दिया। यहाँ तक कि अपने देश का रिजर्व सोना बेचना पड़ा। यह हालत कर दी इसी से जीएनपीसी ने इस देश को लूट करके। और चीन की अर्थव्यवस्था मैंने जो कि 80 के दशक में भारत की बराबर थी, आज की डेट में उपजगुनी कर दिया। तो इतने बड़े गद्दार हैं जीएनपीसी वाले। तो उसी व्यापारिक घाटे के विषय की चिंता को देखते हुए भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, विशेषकर हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से निवेदन किया था कि जो चीन का सामान जो मंगाया जाता है किसी भी रूप में, खिलौना है, दीपावली की फुलझड़ी है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, कंप्यूटर के सामान है, चिप है, जो भी है, बैटरी है और कॉस्मेटिक है, महिलाओं की जो हमारी भारतीय बहनों की जो है उनकी कॉस्मेटिक के सामान और भी है। तो बहुत आयातित होता है। और आकर के कुछ स्वार्थी तत्व जो है वो आकर के यहाँ पर वो भारत का ठप्पा लगाते हैं और वितरण करवाते हैं और ये इस तरह की बात फैलवाते हैं कि जो है इसमें बहुत फायदा है, इसमें व्यापारिक बहुत फायदा है। दुश्मन चीन के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, मैं सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने विशेषकर हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से कहता है कि दुश्मन चीन के आर्थिक हितों को बढ़ाना यह देश के साथ गद्दारी है। इसको समझिए। ये जो सरकार है अभी भी चीन के साथ घाटे का व्यापार करके चीन के आर्थिक हितों को साथ रही है। यह भी देश की गद्दार। इसको मालूम है कि जो है चीन के साथ जो है वो व्यापार जो है जो कि अपना दुश्मन है, जो है ये व्यापारिक घाटे का जो सौदा है, जो मैंने जो कैसे कम किया जा सकता है, इस सरकार को मालूम है। हालांकि कुछ ऐसे मैंने जो अध्ययन करते हैं इन विषयों पर, उनकी राय है
कि बल्कि यदि हम वियतनाम के साथ संबंध बनाएं, ताइवान के साथ संबंध बनाएं, तो वही चीज चीन से भी अधिक सस्ती भी और टिकाऊ भी। लोग कहते हैं ना भाई कि ये चीन का माल है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वियतनाम और ये ताइवान से हम संबंध बनाए तो वही चीज हमको सस्ती भी मिल सकती है। हमारा जो है वो जो घाटे का व्यापार जो है जो चीन के साथ है उसका भी निदान हो जाएगा और वियतनाम से अपने संबंध भी प्रगाढ़ हो जाएंगे और उनकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी, वियतनाम की भी, ताइवान की भी। लेकिन जब ताइवान की बात आई है, ताइवान जब भी किसी से व्यापार करता है तो वो लिखवा लेता है वन चाइना पॉलिसी। और हमारे देश की जितनी भी सरकारें हैं हमेशा देश विरोधी रही हैं। मैं साफ कह दे रहा हूं, वो चीन की वन चाइना पॉलिसी के पर जो है हस्ताक्षर भी करती हैं लिखित में कि वह चीन की वन चाइना पॉलिसी, और वन चाइना पॉलिसी मतलब कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा है। तो इस कदर गद्दारी ये चल रही है अपने मुल्क के साथ। तो हमारी सरकार से तो वो चीन लिखवाता रहा कि यानी वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है ताइवान चीन का हिस्सा है और वही चीन जो है जो हमारा जो है वो अक्साई चीन पर दबा के बैठा हुआ है और वही चीन जो है इस पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। कोई भी हमारा जो है वो राजनेता जब जाता है, हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जाते हैं, तो ऐतराज करता है। वो बोलता है कि हमारे जो है वो तिब्बत का हिस्सा है ये नेफा जो कि अब इसमें तो वो अरुणाचल प्रदेश हो गया है। ये दुष्ट चीन है, पता नहीं यानी कि किस कायरता में ये सब पड़े हुए हैं बीजेपी वाले। और वो तो खैर देश के दुश्मन, वो तो भारत के जेएनपीसी कांग्रेस वाले तो देश के दुश्मन थे ही। लेकिन जो राष्ट्रवादियों से ये कहा जा रहा है कि यदि तुम राष्ट्रवादी बनते हो तो चीन के खिलाफ आक्रामक पॉलिसी जो है वो अपनाना पड़ेगा। भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है कि यदि वो कहता है कि यदि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है तो भारत को कहना चाहिए और भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा वो कहेगा कि जो है हमारा जो है बीजिंग भी है, जो तुम्हारी राजधानी है वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो पूछेगा कैसे कि हमारे यहाँ एक जो है कनिष्क शासक हुआ करता था और ऐतिहासिक जो है सत्यता के अनुसार जो है वो बीजिंग और उसके राज्य का विस्तार जो है वो बीजिंग तक था, इसलिए बीजिंग भी हमारा ही है। जब बीजिंग का दावा भारत करेगा तब जाकर के उसकी बोलती बंद होगी और ये भी कहेगा भाई बीजिंग तक हमारा है, भारत उसको लेके रहेगा आज नहीं तो कल जब भी उसको मौका मिलेगा। देखिए उसकी बोलती बंद होगी। लेकिन ये इस देश के दुश्मन जेएनपीसी ने इस देश के जमीन दे दिया और जो है ये बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और चीन के आगे जो है कायरों की भाषा बोलते हैं, वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। तो संबंध क्या वो रखेंगे वो ताइवान से। तो खैर विषय उधर में भटक जाए तो हमने या भारतीय जनता दल ने जो मैंने परसों वाले वीडियो में जो निवेदन किया था कि हमारे जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले देशभक्ति का परिचय दें, कुछ भी नुकसान हो चीन के सामान का बहिष्कार करना है। ये सरकार तो कायर है, भारत विरोधी है, लेकिन यदि देशभक्ति हमारे भारतीय भाई बहनों में आ जाए, हमारे आदरणीय जो है वो भारतीय आवाम में आ जाए, हमारे व्यापारिक विशेषकर हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में आ जाए तो हम लोग जो है पासा पलट सकते हैं। तो इस निवेदन में ये गुजरात ये हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले
भाई कह रहे थे कि हमने जो है चीन का सामान जो है बेचना बंद कर दिया। वो किसी भी क्षमता हो, छोटे हो बड़े हो, छोड़िए। और बड़े व्यापार जो बड़े बड़े इस तरह से जो व्यापारिक वर्ग जो है, जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, उनसे भी निवेदन है, जो बड़े बड़े जो व्यापारिक वर्ग हैं उनसे भी निवेदन है कि वो देशभक्ति का परिचय दें। चीन के सामान को बिल्कुल न मंगाना है, न उस पर ठप्पा लगाना है, न उसका वितरण करना है। और हमारे दूसरे भारतीय भाई बहन चीन का सामान बिल्कुल न खरीदें। तो कम से कम इस विषय पर देशभक्ति निभाइए, कुछ भी वो नुकसान हो। बाद में मैं एज ए इंटरिम पीरियड जो है वियतनाम से, ताइवान से वो पूर्ति करिए, और फिर वो इंडस्ट्री, वो उद्योग अपने यहाँ लगे। जब जो हम इतना वो हाईवेज, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जाल बिछा रहे हैं, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका जाल बिछा रहे हैं, सागर माला, भारत माला का विस्तार कर रहे हैं। वो इसीलिए कि विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। तो जब विदेशी निवेश आकर्षित होगा और वो उद्योग लगेंगे, तो जो है इसकी इंडस्ट्री भी लगेगी। भारतीय ताकत दल का तो ये भी उसमें यकीन है कि हम अपने गृह उद्योग, जो घरेलू उद्योग है या जो कुटीर उद्योग है, उसको भी विकसित करेगा। उसी के जरिए छोटे छोटे चिप, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण, कंप्यूटर के उपकरण सब जो है कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा, कुटीर उद्योग के द्वारा विकसित होंगे। तो फिर उसी विषय आ जाता है कि हमारे जो गुजरात के व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई जो है इस तरह की भावना का प्रकट किए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो कर सकते हैं तो बाकी जो हमारे बड़े और व्यापारिक वर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। ये पत्रकारों की जो भूमिका है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, इस देश के लिए कितनी कष्टदायी है, कितनी कष्टदायक है और दुखदायी है, उसके विषय में दो एक कथानक में बताने की कोशिश की गई थी। और खास करके वो ये पत्रकारों का जो गिरोह है दो खेमों में बटा हुआ है। एक तो जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता है, और एक जो है वो राहुल के पक्ष में माहौल बनाता है। बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं वह मोदी के उस चरित्र को उजागर नहीं करते हैं जो कि हमारे देश के दुश्मनों, खासकर जेएनपीसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को, और जो है टीएमसी को, सपाइयों को, और भी देश के दुश्मनों को। और इतना ही नहीं, जो मीडिया भी जो देश का दुश्मन है, सबको ये पाल रहे हैं। मीडिया भी, पत्रकारों को भी, पीएफआई है, सिमी है, और मोदी जी के चरित्र को जो कि देश विरोधी है, इसको कई बार बताया भी गया है। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे सीए पर लीजिए, सीए के विरोध में जो कुछ इस तरह से आंदोलन हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, तो देश ने देखा होगा कि उस सीए पर भड़काने वाली कौन थी? यही गद्दार सोनिया गांधी। इसी ने रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उकसाया, भड़काया। और जैसा कि हमने कई बार समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का तबका जो है, यद्यपि उनकी मुल्क परस्ती और देशभक्ति पर पूरे देश को
पूरे देश को और भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे भी नाज है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद हैं कट्टरवादी टाइप के हैं, उनको छोड़ दीजिए को, तो उनकी जो मुल्क परस्ती है, देशभक्ति है, उस पर पूरे देश को, भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे भी नाज है। लेकिन एक परमानेंट उनकी कमजोरी है, शायद अब कुछ दूर भी हो, लेकिन अभी भी कमजोरी है। वह भारत विरोधी या देश की दुश्मन ताकतों का के झूठ और अफवाह का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार होते हैं। सबसे पहले इन जीएनपीसी वालों के झूठ का, इन कम्युनिस्टों के झूठ का, इन जो टीएमसी के झूठ का, इन सपाहियों के झूठ का, इन वो आरजेडी के झूठ का और केजरीवाल के झूठ का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार बनते हैं। और वो शिकार में यही जो भड़का रही थी गद्दार सोनिया गांधी रामलीला मैदान में सीए के विरोध के नाम पर, और यही वो कैसे कह रहे थे कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कार कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से उसका वो इस बात के लिए इंसाइट कर रहे थे, उकसा रहे थे कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, तोड़फोड़ करो, देश में अस्थिरता फैलाओ। और ये सब मैंने इस कदर झूठ और अफवाह का शिकार बना दिए थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि इस कदर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये दिमाग में जहर भर दिया था कि सीए के कारण आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में डिटेंशन कैंप में लाया जाएगा, बाहर भेजने के लिए, पाकिस्तान भेजने के लिए। आपकी नागरिकता आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जबकि बार बार समझाया जाता है भाई सीए नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। तो वो सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बुरी तरह भड़काया। अब उस हिंसा को कराने वाले कौन थे? कराने वाला था यही गद्दार केजरीवाल। उसके दो एजेंट थे, एक एजेंट था अमानतुल्ला और दूसरा था ताहिर हुसैन। तो पहली बार में तो अमानतुल्ला सक्रिय था और अमानतुल्ला ने जो किया तो वो बहुत बड़ा भयंकर था। वो डीटीसी की बस थी यहाँ पर जामिया मिलिया में, वो तो कंडक्टर ने बड़ी होशियारी किया, वो सारे यात्रियों को उतार दिया और उसी में आग इन सबों ने लगा दिया। यदि वो कंडक्टर होशियारी न करता और सारे यात्रियों को नहीं उतारता तो कितने अपने भारतीय भाई बहनों की जान जाती। ये सब करवाया केजरीवाल ने, किसके जरिए? अपने एजेंट ताहिर हुसैन के द्वारा। और दूसरी बात तो जो नहीं अपने एजेंट जो है अमानतुल्ला खान के द्वारा, शायद कोई एमएलए है शायद। और दूसरी बार जो है अपने एजेंट ताहिर हुसैन, उसमें भी शायद कोई अंकित शर्मा करके था, आईबी का कर्मचारी या अधिकारी, उसको 455 चाकुओं के द्वारा घर में खींच करके इतनी जघन्य जो है वह हिंसा करवाया केजरीवाल अपने ताहिर हुसैन के द्वारा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इसे सोनिया गांधी को, यानी गद्दार सोनिया गांधी को, गद्दार राहुल गांधी को, गद्दार प्रियंका गांधी को, गद्दार केजरीवाल को बचा लिया। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर उनके जो एजेंट हैं, इनके गद्दार केजरीवाल के, अमानतुल्ला खान और ताहिर हुसैन को लटका दिया और मीडिया वालों को थमा दिया। मीडिया वाले जो है
न तो सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, न तो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, न तो वो प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, न तो इस गद्दार केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। सिर्फ ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह या कभी कभी सरजील अहमद। तो इस कदर ये भारत विरोधी हैं ये मोदी जी, जो इस तरह का जो अपराध करता है हमारे देश को अस्थिरता, आगजनी और हिंसा में झोंकने का सीए के विरोध के नाम पर, तो सिर्फ जो है यानी जो उसका एजेंट है, जो छोटी मछली है उसको लटकाकर बड़ी मछली को, बड़े मगरमच्छ को बचाना, ये इनका राष्ट्रवाद है। तो वही कहा जा रहा है कि जितने भी ये, और 26 जनवरी के दिन तो मैंने बताया था जो अपना राष्ट्रीय दिवस के दिन, किस तरह मोदी जी ने इस देश को शर्मसार किया और किस तरह से जो है ये मोदी जो है देश के दुश्मनों की रक्षा करने पाल रहे हैं और उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। सारे पर ये पर्दा डालते हुए जो ये बीजेपी के सुपर सालार यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, डी के दुबे और मनीष ठाकुर, मनीष कुमार, मनीष शुक्ला, ओंकार चौधरी, हरीश बर्नवाल, हर्ष कुमार, ये सब जो है मोदी जी के सारे इस तरह के पापों को ढक रहे हैं और एक झूठी कहानी बना रहे हैं। तो ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये सब ये देश विरोधी काम में लिप्त हैं। ये बीजेपी के जितनी सुपर सालार ये पत्रकार, जो दूसरी ओर हैं वो तो घोर गद्दार है इस देश के, जिसमें कि रवीश कुमार आता है और एनडीटीवी के जितने भी पत्रकार हैं, वो संकेत उपाध्याय, अखिलेश शर्मा, निधि राजदान, निधि कुलपति, न्यूज़ 24 वाले भी, वो संदीप चौधरी और वो मानव गुप्त, और इसके बाद जो है अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ तो खैर मर गया, प्रभु चावला, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, अरफा खानम, राणा आयूब, सागरिका घोष, स्वरा भास्कर, राहुल कंवल, अजित अंजुम और उर्मिलेश, एक कोई थानवी करके था वो भी था, और फिर ये मंडली आशुतोष, ये जो मंडली है आशुतोष, फिर मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, अजीत अंजुम, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, शीतल पी सिंह, राजेश बादल, एनके सिंह, ये जो मंडली है सिर्फ जो है ये जो देश इस समय देश का जो सबसे बड़ा अभिशाप है राहुल गांधी, वो सत्ता में कैसे आए, देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, ये इसी की रचना, इसी की साजिश वो करते रहते हैं। सवाल इस बात का है और इस बात पर हमारे भारतीय भाई बहन बहुत गौर करें कि इतने बड़े अभिशाप भारत के दुश्मन को जो सत्ता में भेजने के लिए ये मंडली जो काम कर रही है, इससे बड़ा गद्दार जो है इस पत्रकार मंडली से बड़ा गद्दार कौन होगा। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि हमारा देश और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम कितनी असुरक्षित है इन देश के दुश्मनों से। कोई खबर मिली है कि ये पत्रकार कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है वो राजनीतिक पार्टियों से लड़ें तो लड़ें और हमारे क्षेत्र में दखल न दें। सवाल इस बात का है, पत्रकार महोदय लोग क्या अब इस जनता से ऊपर हैं? जनता के विषयों पर ही आपके धंधे चल रहे हैं, जनता के मुद्दों पर ही आपका बिजनेस चल रहा है। तो जनता को पूरा हक है आपकी असलियत जाने का।
और आपकी औकात क्या है कि ये मना करने की कि आपके क्षेत्र में यानी कोई दखल न दे? आपकी हैसियत क्या है जनता के आगे और जनता के मुद्दों के आगे और जनता के उस अधिकार, उस हक के आगे कि आपकी असलियत को जाने कि आप किस कदर और कितने खतरनाक वो गद्दार है इस देश के। अरे ये तो यूट्यूब के सीमा है। देश के सामने स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा देश इन पत्रकारों से कितना असुरक्षित है। ये राहुल गांधी किस कदर का गद्दार है, देश को बोल पाएंगे आप? भारतीय जनता दल अकेला है और एक बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है। वो किस कदर बचाती भी है, इनके द्वारा लूटे हुए काले धन को की भी रक्षा करती है, इनके आगे घुटने भी टेकती है और इसको हर सुविधाएं, जब चाहे तो बाहर निकल जाएगा, जब चाहे तो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट का इंतजाम कर देंगे मोदी जी। सब नहीं, पूरा राहुल गांधी के द्वारा यानी भारत विरोधी यानी हर गतिविधि के लिए मोदी जी उसको सहूलियत दे रहे हैं। और ये भी हमारे अब आप तो बोलेंगे नहीं, आप पत्रकार जो इस देश के गद्दार हैं, आप तो बोलेंगे नहीं, लेकिन देश को जानने का हक है कि ये राहुल गांधी सिर्फ इतना ही नहीं कि वो देश का दुश्मन है, देश का गद्दार, देश का लुटेरा है, वह ड्रग स्मगलर भी है। सब ये रिकॉर्डेड चीज है। और ये भी अब खबर आ रही है कि रायबरेली गेस्ट हाउस का वो बलात्कारी भी है, रेपिस्ट भी है। उसके पक्ष में आप वो माहौल बनाते हैं। आप लोग पत्रकार के नाम पर और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर सबसे बड़े कलंक और कोड़ है। और एक बात और, यदि हमारी बात गलत लगती है, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप एक बार आमना सामना कर लीजिए। आपके जितने भी 40-42 है ना पूरा जो गिरोह, और इनका भी जो गिरोह जो बीजेपी के जितने इस बार साल आ रहे हैं वो भी आ जाए। मैं अकेला ही काफी हूं। जनता को फैसला करने दीजिए कि मैं जो कह रहा हूं गलत है या सही है, और आपकी असलियत क्या है। यदि आप में नैतिक साहस है तो सामना करिए। कई हंसी आती है, वो एक कोई कांग्रेसी नेता ये कहते हुए, और ये सारी चीजें ने वो आपको वो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। वो ये कह रहा था कि ये यूट्यूब वाले सर बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, आखिर ये देशभक्ति लाके क्या करेंगे। सवाल इस बात का है कि जिस जेएनपीसी ने कभी देशभक्ति की कदर की नहीं, उसको क्या मालूम कि देशभक्ति की इस देश के लिए उपयोगिता क्या है, बताइए। जिस जेएनपीसी गद्दार जेएनपीसी ने माने गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस ने या कांग्रेस ने देशभक्ति और देशभक्तों की जिसने कदर ही नहीं की, उसको क्या मालूम कि यह देशभक्ति इस देश के लिए कितनी कीमती है। लेकिन फिर भी सारांश में भारतीय जनता दल उनको बता दे रहा है कि देशभक्ति इसलिए जरूरी है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में जिस वक्त देशभक्ति आ जाएगी, मुल्क परस्ती आ जाएगी, अवाम परस्ती आ जाएगी, तो तुम जैसे देश के गद्दारों को पहचाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और वो निदान भी कर लेगी अपनी भारतीय अवाम। इसलिए जरूरी है। और हमारा भारतीय समाज कैसे महफूज रहे, और इस अपने भारतीय समाज से भेद विभेद, नफरत कैसे समूल समाप्त किया जाए, या कैसे समूल समाप्त हो जाए, इसको भी हमारी आवाम जो है वो कर लेगी और सक्षम हो जाएगी, बशर्ते सब में देशभक्ति आ जाए तो बहुत कुछ संभव है। और कम से कम आप जैसे देश गद्दार नज़ारे से हट जाएंगे तो जो वास्तविक जो मैंने शासन व्यवस्था है, जो वातावरण है भारतीयता के अनुसार, वो उनको नसीब होगा। 60-70 सालों से इन हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, गरीब भारतीय भाई बहनों को जो आपने नारकीय जीवन दिया है,
उससे उनको निजात मिल जाएगी। जो हमेशा उनको लड़ाने का, भिड़ाने का, एक माने 8 से 10 हजार जो दंगे वो करवाए गए, 8 से 10 हजार वो जो है दंगे वो करवाए गए। इन सारी बातों से आपने जो है हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कत्लेआम भी कर दिया, तभी आप शासन में बने रहे। देश को बांट दिया, तभी आपने वो शासन में बने रहे। देश को कितना लूटा है आपने, ये सब जनता देख रही है। अब और बिल्कुल अब उसको नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। ये चीजें और स्पष्टता से दिखेंगी तब जबकि हमारे भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति आएगी, अवाम परस्ती है। तो समझ गए ना। और ये बीजेपी वाले सिर्फ राहुल को ही नहीं बचाते, जैसे मतलब इसमें राहुल जो यहाँ रैली किया था दिल्ली में, समित पात्रा जो है एक शब्द नहीं बोलता है। ये राहुल गांधी इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है, ये नहीं बोलता है। क्या बोलता है? इनको आटा चावल दाल सब्जी में फर्क नहीं आता है, बस इतने पर। 52 वर्ष का जो है वो बच्चा है यही, और इसको शऊर नहीं है, सिर्फ विरोधी करता है, इसको राजनीतिक समझ नहीं है, जो भी या पप्पू है। तो ये पप्पू के रूप में उसको प्रोजेक्ट करना, इतने बड़े गद्दार को, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें, ये बहुत बड़ी साजिश है। अब किसी को आप पप्पू समझेंगे तो कभी यकीन कर सकते हैं कि यह देश का दुश्मन भी हो सकता है। जब आप उसको पप्पू नादान समझेंगे और बेअकल का समझेंगे, अकल का कच्चा समझेंगे, तो आप यकीन कर ही नहीं सकते कि वह देश का गद्दार भी हो सकता है। और यही नहीं, और भी देश के गद्दार जो है केजरीवाल को किस तरह से बचाते हैं ये सब बीजेपी वाले। शराब के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ। एक तो ये सबसे भारत विरोधी इनकी विचारधारा है बीजेपी वालों की। इन्हें कहते हैं भाई शराब इस समाज के लिए जहर है। जब वो कह रहे थे कि हम जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके सेहत को सेहत को बढ़ाने के लिए हम शराब बेचते हैं। अरे डपट के कहे भाई ये हमारे समाज के लिए जहर और चरित्रहीनता को ये उकसाता है। हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, रिक्शा वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा अभिशाप है। उनके परिवार में सुख शांति यानी बिल्कुल वो खत्म कर देता है। आर्थिक रूप से भी वो जो है माने सारा पैसा जो मियाँ जी आते हैं वो पीपा करके समाप्त कर देते हैं। तो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारे आम भारतीय भाई बहन के लिए जो है बिल्कुल अभिशाप है। और ये सामाजिक रूप से भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, समाज के लिए बिल्कुल जहर है। एक शब्द नहीं बोलते हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ उसमें वो शराब के ठेके में भ्रष्टाचार। और केजरीवाल कितना गद्दार है इस देश का। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ये उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थक है, जिसने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम भारत के खिलाफ जो है नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और यही केजरीवाल है। अपने शिवा सालार, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जबकि वो आम आदमी पार्टी में थे, उनके द्वारा कश्मीर पर वो वक्तव्य दिलवाया जो गद्दार नेहरू ने दिया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और जो बात वो गद्दार नेहरू किन्हीं कारणों से हालांकि उसके मन में तो था, लेकिन किन्हीं कारणों से बोल नहीं पाया था, वो बात भी ये गद्दार केजरीवाल अपने शिवा सालारों, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के द्वारा वो बात भी निकालवा दिया। नेहरू तो खर्च चाहता ही था कि किसी न किसी बहाने जो है कश्मीर
जो कि भारत का अभिन्न अंग है, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, वो पाकिस्तान के हवाले हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया गद्दार नेहरू। तो लेकिन बस इतना ही बोल के रह गया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह या प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। लेकिन जो उसकी मंशा थी कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो पाकिस्तान को नहीं, यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले सौंप देना चाहिए। इतनी बात वो नहीं कर पाया था, लेकिन इतनी बात ये गद्दार केजरीवाल अपने दोनों सिपह सालारों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण द्वारा कहलवा दिया कि यदि एक जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। इतना बड़ा गद्दार बीजेपी वालों, मोदी जी आपको दिखता नहीं है, सिवाय जो है देश को भुला रहे हैं कि शराब का ठेका उसमें भ्रष्टाचार, बस यही। ये हमारे दिल्ली वासियों को जहर बेच रहा है, इसको नहीं कर रहे हैं। ये देश का गद्दार है, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। और कोई भी मैंने जिसके मन में इस देश के प्रति थोड़ी भी भक्ति होती तो इतने बड़े गद्दार केजरीवाल को एक सेकंड के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं करता है, बर्खास्त कर देता है इसको। तो मोदी जी कितने गद्दार को ये पाल रहे हैं, इसको केजरीवाल को। और केजरीवाल अकेला गद्दार नहीं है, ये ममता बनर्जी भी उतनी गद्दार है। पिनरई विजयन जो केरल वाले, वो भी गद्दार है। सारे गद्दारों को पाल करके ये राजभक्ति निभाते हैं, ये उतने ही गद्दार है सब। अब ये भारतीय जनता दल के इन राष्ट्रवादी विचारों का सामना करने के लिए कोई इनके पास तर्क नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों की रक्षा करना, उनके आगे घुटने टेकना, ये राष्ट्रवाद है वो मोदी जी। इस देश में विखंडन के आधार पर जातिवाद के आधार पर विखंडन करना, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर विखंडन करना अपने भारतीय समाज में, भाषावाद के आधार पर अपने समाज में जो है वो विखंडन करना, भाषा के आधार पर जो वो प्रांत बनवाया था गद्दार नेहरू, तो प्रांतवाद के आधार पर विखंडन करना, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा अभिशाप कोड। लोकतंत्र के इस कोड को मिटाना ही लोकतंत्र है। ये सब के सब बीजेपी, जीएनपीसी, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ये और कम्युनिस्ट, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए कोड है, कलंक है। इस कोड कलंक को समाप्त करना ही लोकतंत्र है। कुछ और भी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिससे ये जो संगठन है इनके दृष्टिकोण का पता चलता है, और इनके दृष्टिकोण को, इनके मंशा को, इनके करतूत को समझना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम के लिए बहुत जरूरी है। हमारी नेवी जो अभी इस नेवी को जो मिला है वो एयरक्राफ्ट कैरियर ये INS विक्रांत मिला है। तो जो है सन 52 से या 50 से, जो भी है 50 से, उसमें वो इंग्लैंड का झंडा, यानी नेवी में भारत का भी नेवी का अपना झंडा था, उसके साथ साथ वो जो है इंग्लैंड का झंडा। इतने बड़े गुलाम, मैंने इतने बड़े देश को गुलाम बनाने वाले, मानसिकता से गुलाम न, ये देश विरोधी हैं। जो बात देखिए, भारतीय जनता दल जो कहता है कि ये देश विरोधी हैं, तो हर तरह से देश विरोधी हैं, बस इसको समझने की जरूरत है।
आज़ाद होने के बाद भी उस अंग्रेजों का एक निशानी जो है हमारे नेवी के झंडे में ये सब लगाए हुए थे, देश के गद्दार जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले। तो शायद एनडीए की जब सरकार आई वाजपेयी महोदय की, तो वो उसको हटाकर कोई अपना देश का कोई चिन्ह या कोई राष्ट्रीय या अशोक चक्र जो भी लगा दिया था। फिर जब यूपीए सरकार आई फिर उसको हटाकर फिर वही अंग्रेजों का ही इंग्लैंड का झंडा उसमें लगा दिया, ये इन सब ने जेएनपीसी वाले नेवी के झंडे में। अब ये मोदी महोदय हैं, तो वो शायद छत्रपति शिवाजी का कुछ संस्कृत वगैरह में डाल दिया। मोदी महोदय जानिए कि हमारा देश जो है कंपोजिट कल्चर का देश है, एक माने साझा सांस्कृतिक विरासत का देश है, और साझा संस्कृति को बनाने में सनातन का भी योगदान है, इस्लाम पंथ का भी योगदान है, ईसाई पंथ का भी योगदान है, और सिख पंथ का भी योगदान है, और पंथों का योगदान है। एक को ही आप करेंगे तो ये बहुत घातक होगा। अब मैं बता रहा हूं कि ठीक है, शिवाजी का अब आपने रखा है, कोई बात नहीं, वो भी पूजनीय है, लेकिन टीपू सुल्तान की फोटो लगी है नासा में, और टीपू सुल्तान प्रतीक था जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसी के वक्त में, और उसी ने शुरू किया था, और उसके इस महत्व को पहचाना नासा ने। और ये बात जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद कहा था कि जब वो किसी बैठक में, किसी गोष्ठी में अमेरिका के नासा में गए थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान को देखा और पूछा भी कि इसकी फोटो है क्या ये टीपू सुल्तान की है, और ये उसका जनक है। और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना भी चाहिए क्योंकि वो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। और साथ साथ हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये भी जानना चाहिए कि मैंने जिस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गया था, उसी युद्ध में हमारे देश के कई राजवाड़ों ने उन अंग्रेजों का साथ दिया था। अब उनका नाम यदि लिया जाएगा तो और भड़केंगे, और इतिहास में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जिस युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते, तो उसी युद्ध में हमारे देश के ही कई राजवाड़ों ने उन अंग्रेजों का साथ दिया था। ये वैसे ही है कि सन 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, और जिसमें कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी किया, और वो गद्दारी सिर्फ अपने नवाब के खिलाफ नहीं किया, उसने इस मुल्क के, उसने इसे देश के खिलाफ गद्दारी किया मीर जाफर ने। तो वो गद्दारी करने वाला अकेला मीर जाफर ही नहीं था। अपने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी करने वाला मीर जाफर सिर्फ उसने अपने नवाब सिराजुद्दौला के ही खिलाफ गद्दारी नहीं किया, बल्कि इस मुल्क भारत के खिलाफ उसने गद्दारी की। और सिर्फ इस तरह की गद्दारी सिर्फ मीर जाफर ने ही नहीं किया, वहाँ पर 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। उनकी मानसिकता ने भी इस देश की, उनकी मानसिकता ने भी, इसकी सोच ने भी इस देश के खिलाफ गद्दारी किया। जो मानसिकता मान रही थी कि इस देश का दुश्मन इस देश का दुश्मन वह नवाब सिराजुद्दौला है जो कि अपने ही देश का था, और जो मानसिकता मान रही थी कि जो विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी या उसका क्लाइव उसको अपना मित्र मान रही थी, मानसिकता अपना हितैषी मान रही थी। इसलिए जब रियासत बंगाल ढह गया तो
उसके विजय जुलूस में मतलब प्लासी से लेकर के मुर्शिदाबाद तक उस जुलूस में वह 1 लाख लोग शामिल भी हुए। तो वो मानसिकता भी इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रही थी, जो मानसिकता जिस मानसिकता के अनुसार जो है अपने ही देश का नवाब सिराज जोद्दौला जो है उनको दुश्मन लग रहा था, और अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी या उसका क्लाइव जो है उनको हितैषी लग रहा था। और कहना गलत नहीं होगा, आज इस तरह की भी मानसिकता पड़ी हुई है जो कि अंग्रेजों को अपना मित्र मानती है और अपने ही देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कुछ हस्तियों को अपना दुश्मन मानती है। और उन्हीं में ये रवीश कुमार महोदय जैसे यानी जो जितने भी भारत के दुश्मन हैं उन्हीं का ये हित साधते हैं। ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो इनकी हमदर्दी है वो तो दिखावटी है, बेचने वाली। तो उसी तरह की मानसिकता के साथ जो है वो अंग्रेजों का साथ देने वाले वो राजवाड़े थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के साथ रहे टीपू सुल्तान के खिलाफ, और खिलाफ उस युद्ध में जिस युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। वो मानसिकता आज भी है विभिन्न रूपों में। हमारा ये कहना है भारतीय भाई बहनों कि ऐसी मानसिकता को कुचलना है। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि एक वीडियो में देखा गया कि ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि हम अपने बच्चों को सिखा जाएंगे कि जो हमारी सिस्कियाँ हैं वो और सिस्कियाँ हैं और जो हम कलमा पढ़ेंगे कि हमारी जो ये बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है ये हमेशा जो है वो बरकरार है, इस टाइप से कर रहे हैं। तो उसके जवाब में ये सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं कि वो यूक्रेन में, युगोस्लाविया में, कहाँ रूस में और चीन में और जगह कई मस्जिदें जो है तोपों से उड़ा दी गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि चरारे शरीफ को आतंकवादियों ने जो कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद थी जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में, उसको आतंकवादियों ने जला दिया। तब ये कहाँ थे, तब कहाँ थे इनके आंसू असदुद्दीन ओवैसी के। ये दोनों की जो सोच है वो भारत विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि मेरे आंसू बह रहे हैं इस मस्जिद के शहीद होने पर, मस्जिद पर संवेदनशील मत होइए भैया। अशफाकुल्ला जी जो है वो मस्जिद और इस्लाम को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया देश को। और फिर इसके उल्टे जो तर्क दे रहे थे हिमांशु त्रिवेदी कि युगोस्लाविया, रूस, यूक्रेन में मस्जिदें जो उड़ा दी गई। भाई विदेशों में क्या गलतियां हुई और क्या उन्होंने अपराध किया, वह हमारे देश के लिए मिसाल नहीं बन सकता। गलत है तो गलत है। और अपने देश में जो चरारे शरीफ को जो जलाया गया, तो जलाने वाले कौन थे? आतंकवादी थे। और कम से कम वो हिमांशु त्रिवेदी महोदय, आप लोग आतंकवादी नहीं हैं, तो अपनी तुलना जो है आतंकवादियों से मत करिए। प्रॉब्लम ये थी, वो सोच को कुचलने की आवश्यकता है। जो सोच ये कहती है कि यदि राम मंदिर यहाँ बनेगा तो मस्जिद जो है राम मंदिर से 10 कोस बनेगी, 10 कोस की दूरी पर बनेगा। इस सोच को कुचलना है। साझी संस्कृति ये कहती है ठीक है भाई, जहाँ पर आपने राम मंदिर बना लिया बगल में मस्जिद भी बननी चाहिए। ये है साझा संस्कृति, ये है। और इस तरह का जो है ये एक घटिया और घृणा वाली बात, आस्था का केंद्र जितना महत्वपूर्ण मंदिर है या राम मंदिर है, उतना ही महत्वपूर्ण मस्जिद भी है। दोनों का बराबर रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। और यही हमारी साझा संस्कृति भी है
साझी समझ भी है और साझी विरासत भी है। हालांकि पुष्पेंद्र जैसे गद्दार लोग जो है अपनी साझी संस्कृति, जमुना गंगा की तहजीब या उसकी संस्कृति, दुआबी संस्कृति का ये उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इन गद्दारों की बातों को छोड़िए, बस इनको पस्त कैसे किया जाए इसकी सोचिए। और मस्जिद की बात पर अब जो है वो भड़काई मत असदुद्दीन ओवैसी महोदय। यदि आप ये थोड़ी भी इस मुल्क पर मोहब्बत है तो उस सोच को समाप्त करने उस सोच को समाप्त करने में अपने योगदान की सोचिए कि जो ये सोच कहती है कि भाई कि राम मंदिर यहाँ है और जो है मस्जिद जो है वो 20 कोस की दूरी पर है। कदाप जो है साझी संस्कृति का, साझी समझ का और साझी विरासत का द्योतक हो नहीं सकता। भारतीय जनता दल इसी में लगा है कि साझी विरासत सब लोग एक साथ रहें। उनके सभी आस्था के केंद्र, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, सबका समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर यहाँ है तो गिरजाघर 10 कोस पे, गलत। यदि वहाँ पर मस्जिद किसी ने गलती किया कोई बात नहीं, बनाइए वहीं पर मंदिर। अरे भाई जो मस्जिद जब ऐसा वातावरण रहेगा तो जो मंदिर मस्जिद में अपनी इबादत को अदा करने आएंगे, अपनी नमाज को अदा करने आएंगे, वो मंदिर का भी दर्शन करेंगे। और जो मंदिर का दर्शन करेंगे वो इसको भी देखे जाएंगे, मस्जिद में भी वो दर्शन करेंगे। इसी की तो आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल इतने खतरनाक माने जो विचारों से और जो उनके मन में कुंठा लेकर बैठे हुए हैं, उनसे भी परिचय वो करवा रहा है। चलिए, एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, खासकर आर्थिक संकट। वो विश्व के कई मंचों से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह या विश्व बैंक, कई देशों से गुहार भी लगाया है और भारत से भी जो है अपेक्षा कर रहा है। भारत से तो बड़ी दुश्मनी उसने साधा और सुनने में आ रहा है शायद मोदी जी शायद मन बना रहे हैं। भारतीय जनता दल का कहना है कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान की सहायता करना में कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि आवाम को छोड़ दीजिए, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ का जो राजनीतिक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो कट्टर जो है भारत विरोधी है। और तो एक सांप है, बहुत जहरीला नाग है, बहुत जो है। तो यदि सीधे उसका आप दूध पिलाएंगे तो नाग को दूध पिलाने के समान होगा मोदी जी, कि वो आपका दूध भी पिएगा और आपको काटेगा। तो आप फिर पूछेंगे कि तो फिर उपाय क्या है? आप दूध पिलाइए, लेकिन उसके जहरीले दांत को आप काटिए। भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है कि पाकिस्तान के जो जहरीले दांत हैं जिससे कि वो डर सकता है, पहले उसको काटने की जरूरत है। तो वो जहरीले दांत क्या हैं भाई? वो पाकिस्तान की सहायता करनी है और भारतीय जनता दल तो उसके 2 कदम और आगे बढ़ के बोलता है। और जब भी मौका मिलेगा भारतीय जनता दल को, तो इसको हकीकत में तब्दील करके भी दिखाएगा सबको। तो 2 कदम और कि जो ये हुक्मरान और वहाँ का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट
और वहाँ की आवाम जो कहती है भाई कश्मीर हमारा है। हम तो कहते हैं कि हम तो इन समों से ये कहते हैं तो देश ने देखा होगा और पूरी दुनिया ने देखा होगा, पाकिस्तान ने भी देखा होगा कि किस प्रकार ये पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ का जो राजनीतिक तबका भारत विरोधी ताकतों की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ जो है वो चाकू चलाते रहे। कभी कभी अमेरिका के गोद में, कभी यूरोप के गोद में, कभी हमारे दुश्मन चीन के गोद में। तो ये नहीं चलेगा। अब वो भी करेंगे और जो है वो सहायता भी मांगेंगे। तो खैर, तो सन 47 की गलती को, हालांकि वो गलती जो थी, उस गलती के मुख्य अपराधी देश को बांटने वाले गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जिन्ना महोदय की इतनी गलती थी कि जब वो एक बार यानी संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा कर चुके थे, तो फिर उस भारत के एक टुकड़े पर कैसे खामोश हो गए और कैसे चुप हो गए और कैसे मान गए। ये उनका ब्लंडर था, पॉलिटिकल ब्लंडर आप कह सकते हैं। लेकिन देश के बांटने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बांटने में यही दोनों थे गद्दार जिन्होंने सत्ता के हवस में देश को ही बांट दिया। तो हमारे जो पाकिस्तान के भारतीय भाई बहन हैं, और तो उनसे ये भारतीय आवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि कश्मीर ही नहीं, आपका ताजमहल भी हो सकता है। और ताजमहल भी था आपका, लाल किला भी हो सकता है, जामा मस्जिद भी हो सकती है, बशर्ते सन 47 की गलती को पाटना पड़ेगा, उसको अंडू करना पड़ेगा। और इसके पहले इसके पहले पाकिस्तान जो है अपने जितना भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जितने जो है वो हथियार हैं, सबको नष्ट करना होगा। और इसके साथ साथ ये हाफिज सईद और भी हैं आतंकवादी, शायद उनको जब मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान भारत से मिलने जा रहा है, तो ये भागने की कोशिश करेंगे। हाफिज सईद और वो दाऊद इब्राहिम और सब हैं, इनको भी पकड़ के रखना है, इनसे भी हिसाब करना है, करेगा भारत। तो पूरी आवाम का स्वागत है। और सन 47 की गलती को, जो भी गलती कहीं से भी हो, उस गलती को, उस खाई को अंडू करना होगा, पाटना होगा। और जरा कल्पना करिए कि भाई यदि ये पाकिस्तान फिर से भारत का हो गया, जो भारत का तो था ही, तो ये जो आतंकवाद का झगड़ा और हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं, उनकी दुकानें ही चलती है पाकिस्तान पर, उनकी भी दुकानें जो है वो बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। और कितने कलाकार, फिल्म के कलाकार आते हैं जो कुछ काम करके कुछ पैसे वैसे वो कमा करके ले जाते हैं। और सबसे लाभ तो क्रिकेट में होगा। ये दोनों क्रिकेट में भिड़ते हैं आपस में और एक दूसरे को हराते हैं। जब क्रिकेट की एक ही टीम होगी, तो विश्व में वो टीम हमारी अजय टीम होगी, अजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और भी होगा, ये सबसे बड़ी मिर्ची लगेगी अमेरिका को, और उसे भी तगड़ी मिर्ची लगेगी
चीन को, यानी भारत के दुश्मनों को। और हमारे देश में जो भेद विभेद की राजनीति करते हैं उनकी भी गतिविधियों को अंकुश लगेगा, और उससे बड़ा फायदा, उससे भी बहुत कई गुना फायदा ये होगा कि जब पाकिस्तान भारत के साथ मिलेगा तो बांग्लादेश भी साथ में आएगा। जब बांग्लादेश भी साथ में आएगा तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको बाहर करना है। इस तरह का जो एक हवा है वो भी खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश भी सब आएगा तो नेपाल भी आएगा, भूटान भी आएगा, बर्मा भी आएगा। यही तो है अखंड भारत बनने का रास्ता। लेकिन उसके पहले जैसा कि मैंने कहा, यदि सीधे उसको सहायता मिल जाती है बगैर इस नाक का दांत तोड़े हुए, तो बहुत ही आत्मघाती होगा भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जिस कश्मीर की ख्वाहिश करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले भाई बहन, वो ख्वाहिश वो पूरी हो सकती है। कश्मीर ही नहीं बल्कि उनका पूरा देश हो जाएगा। और खास करके ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। लेकिन वो सन 47 की गलती को पाटना होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जो भाई बहन हैं, आज तो मैं उनको भाई बहन कह रहा हूँ, और जब वो भारत के साथ हो जाएंगे तब यही भारतीय वार्ता का दल और हम लोग उसको अपना भारतीय भाई बहन बोलेंगे। तो इस अवसर का इसी रूप में जो है उपयोग किया जाना चाहिए। मोदी महोदय, यदि आप नहीं कर सके तो भारतीय वार्ता का दल इस दिशा में अखंड भारत के निर्माण की प्रक्रिया जो है यानी यहीं से शुरू करेगा। लेकिन उसका जो जहरीले दांत हैं पाकिस्तान के, खास करके उसका मिलिट्री वो इस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर वो इंस्टॉलेशन और उसके हथियार सभी वो नष्ट वो करने पड़ेंगे। तो ये आवश्यक है। नहीं तो आप देखते हो कि बराबर पाकिस्तानी घुसपैठी है, बांग्लादेश घुसपैठी है, वो NRC करवाएंगे, कितना झमेला है वो है। और पूरी राजनीति चलती है। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति इसी में चलती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर। अब बीजेपी वाले भी उसी के आधार पर राजनीति चलाते हैं। तो पूरी TMC की जो राजनीति की जो दुकान है, और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की जो राजनीतिक दुकान है, या केंद्र में जो उसकी राजनीतिक दुकान है, कितने लोगों की इस तरह से स्वार्थ भरी जो राजनीतिक दुकान है वो बंद हो जाएगी। और बंद होना ही चाहिए। और इस तरह की मंशा पालने वाले की जो है वो विभाजन ठीक हुआ, कुछ तो मुसलमान चले गए पाकिस्तान में, ऐसी मानसिकता वो रखने वाले भी, उनके भी विचारों को कुचलने में जो है आसानी होगी। और साथ वो भी जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, इसमें तबके में कुछ ऐसे कट्टरवादी तत्व हैं, शायद मैंने सुना था, बोले थे कि लड़के लिया है, नहीं हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़ के लेंगे वो हिंदुस्तान। कभी कोई वो नारा वो लगाया था। तो जो ऐसे नारा लगाने वाले कि हंस के लिया है पाकिस्तान और जो है नहीं वो लड़ के लिया है पाकिस्तान और हंस के ले गए हिंदुस्तान, ऐसी माने बात बोलने वाले और मंशा जो है पालने वाले, उनके भी मंसूबे जो है वो मटिया मेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार कितने भी देश विरोधी तत्वों के मंसूबों और देश मंसूबों जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर पूरे माहौल को जो जिस तरह से तबाह किए हुए हैं ये पूरा मीडिया और राजनीतिक लोग, उसको किसी भी तरीके से समाप्त होना ही चाहिए।
ये कहते हैं ना, ये सब कट्टरवादी, मुसलमानों की संख्या ये बढ़ गई तो वो गजवाई हिंद आ जाएगा। ये पाकिस्तान जुड़ गया, बांग्लादेश जुड़ गया तो क्या ये तर्क दोगे? अरे बेहतर है कि उनको भारतीय बनाओ ना, मुसलमान क्यों बोलते? तब सभी कहलाएंगे अपने, तब सभी कहलाएंगे अपने आदरणीय भारतीय बहन, कहलाएंगे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो कहलाएंगे। यही तो खुराफात की जड़ है कि आप उनको मुसलमान कहते हैं और मुसलमान की दृष्टि से आप देखते हैं। भारतीय जनता दल कहता है कि न तो उनको मुसलमान कहना है, न उसके दृष्टिकोण से देखना है, सिर्फ हमारे भाई बहन और हमारे भारतीय भाई बहन। इस पर तो आओ। तो चक्कर यह है कि देश को मजबूत करने वाली जितनी भी बातें भारतीय जनता दल बता रहा है, एक भी बात को न वो समझने के लिए तैयार है, न वो मानने के लिए तैयार है, न अपने तैयार हैं। बस सिर्फ विरोध हो, भी विरोध का जो तर्क है कितना खोखला। जो भारतीय जनता दल जो प्रयास कर रहा है कि हमारे देश में नफरत, भेदभाव सब मिटा करके भारतीयता के आधार पर एक होने की जरूरत है, यही बात वो समझा रहा है। हमारे कई भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं और हमारी ये दूसरी और वास्तविक जंग, दूसरी और वास्तविक आज़ादी की जंग है हमारी दूसरी और वास्तविक आज़ादी की लड़ाई है ये अपनी। और ये लड़ाई किससे है? अपने इन काले अंग्रेजों से, जो हमारे इस भारतीय समाज में तोड़-फोड़, विघटन पैदा करके, विखंडन पैदा करके वोट सत्ता हथियाने की जो है ये साजिश करते हैं। और साथ साथ अपने भारतीय भाई बहनों की मानसिक गुलामी। देखिए, मैंने मटीरियली है, यानी मतलब भौतिक रूप से तो हम थोड़ा सा जरूर आगे हो गए, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, पहनाव भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन हमारी जो मानसिक गुलामी है वो नहीं गई। और मानसिक गुलामी का जब भी संदर्भ आता है तो ये होता है कि भाई वो अंग्रेजों वाली मानसिक गुलामी, वो नहीं। मानसिक गुलामी ये है कि मताधिकार का अमोघ असर जो है अपने पास है, ये असर जो है वो बेकार हो जाता है तब जब में हमें ये विवेक ही नहीं रहता कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा मित्र कौन है। हमारा हो चाहे हमारे भारतीय समाज का हो, चाहे हमारे देश का हितैषी और मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। ये इस क्षमता के अभाव में हम अपने ही दुश्मनों को जो है वो समर्थन देते हैं, उसको सत्ता देते हैं, फिर उसके कुकर्मों को भोगने के लिए हम जो है अवशक्त रहते हैं। तो इसलिए अपने भारतीय भाई बहनों को उनके मानसिक गुलामी के दलदल से निकालना बहुत जरूरी है। और उसकी पहली सीढ़ी है कि आप अपने को भारतीय मानिए और मुल्क से मोहब्बत करिए और अपनी पूरी आवाम से मोहब्बत करिए, बगैर मन में कोई भेदभाव लाए। भेदभाव जिस वक्त आपने किसी को मुसलमान कहा या समझा, किसी को हिंदू कहा या समझा, उसी वक्त जो है जो भारतीय भाव आना चाहिए उसको आपने नष्ट कर दिया, उसको आपने नष्ट कर दिया। कई पत्रकार जो घूम रहे हैं गांव देहातों में, करंट में एक मुसलमान मिला, एक हिंदू मिला, एक जो है वो ओबीसी मिला, एक यादव मिला। अरे तुम जो है वो यानी जनता के दुख दर्द के मुद्दे को उठाने वाले जो है पत्रकार, मीडिया, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहते हो। और उसी लोकतंत्र के लिए ये भारत का संविधान बना हुआ है। संविधान बराबर ही कहता है भाई न तो ये हिंदू हैं, न तो मुसलमान हैं, न तो राजभर हैं, न तो ठाकुर हैं, न तो पंडित हैं, न तो ये बंगाली हैं, न तो तमिल हैं। वो सिर्फ सब के सब अपने भारत के लोग हैं, अपने भारतीय भाई बहन हैं। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात जो है
अब तक इन पत्रकारों के दिमाग में घुसी नहीं, और वही अपराध बार बार वो कर रहे हैं। यही बात तो बताई जा रहा है कि ये जो पत्रकार मंडली है, जो मीडिया का जो है वो कितना बड़ा अपराध कर रही है। ये अभी वो कहना नहीं छोड़ रही है हिंदू मुस्लिम। अरे जब चुनाव आता है तब इनका तांडव देखिए, वो गणित लगाते हैं, इस क्षेत्र में इतने हिंदू हैं, इस क्षेत्र में इतने मुस्लिम हैं, इतने पंडित हैं, हद हो गई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट हो गया कि यह देश के सबसे बड़े दुश्मन है, और कहते हैं कि नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, और इसमें यूट्यूब वाले सर और भारतीय जनता पार्टी दखल न दे। दखल क्यों नहीं दे भैया? आप पत्रकार मीडिया की क्या औकात है जनता के उस अधिकार के सामने? जनता को पूरा हक अधिकार है कि आपकी असलियत को जानने का। जो आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आप जो है वो आप जो है यहाँ भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं, और भारतीय आवाम के भी दुश्मन हैं, और भारतीय एकता के भी दुश्मन हैं। ये एपिसोड लंबा न होने पाया, लेकिन भारतीयता सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है। इसको अपनाइए, इसके मर्म को समझिए, पूरे देश को एक करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।